Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Dibba. Today I am telling you about our first chapter which will be depend on chapter number 4. According to मैंने आप लोगों को बोला था that I have go through according to the descending order of your chapters which can be dependent on firstly मैंने ये chapter first ले रही हूँ आपका fourth will be emerging trends in accounting. ओके सो व्हाट कैन दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिस विल बी योर फोर्थ चैप्टर. ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग और ये आपका रिसेंट ट्रेंड्स इन एडवांस अकाउंटिंग टैक्सेशन का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. Inflation accounting. Okay, what is the concept of inflation? First we see the introduction of inflation accountings. Price, first of all, I will read, then I will explain you what is the concept of inflation accounting. Okay, price tend to change the various economic, social or political factor. There are two types of condition which cause to changes the price level will be inflation or deflation. Inflation increase the prices of factor of production, deflation fall in price level. ओके तो ये था इसका कॉन्सेप्ट. अभी मैं आपको सिंपल शॉर्ट में मैं मतलब बताती हूँ. जब यानी कि प्राइस आप देखते हो बहुत यानी कि चेंजेस बहुत यानी कि प्राइस का चेंजेस आजकल अगर आप देखो तो इकोनॉमिकली प्राइस एक क्षेत्र में चेंज नहीं हो रहा है बट प्राइस हर एक क्षेत्र में चेंज अप होता ही रहता है ऑफ अ कमोडिटी. मतलब कमोडिटी मतलब वस्तु का जब हम लोग ज़्यादा व्यापार करते हैं तो उसका मार्केट में तो उसका अचानकली आप देखो कि अगर आप किसी चीज़ का यूज़ ज़्यादा आप करने लगते हो कमोडिटी का वस्तु का तो उसका इवेंचुअली प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा यानी कि यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका प्राइस उसी स्टडी लेवल पे रहता है. ओके ज़्यादा वो भी नहीं रहता. और डिफ्लेशन का जब उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. इन्फ्लेशन में किस तरीके से रहता है? आप जब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने लगते हो पता है कि उसका मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको पता है जस्ट लाइक कि आपने ये प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं कर रहे हो बट बहुत सारी पब्लिक उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रही है तो अचानकली उसका प्राइस क्या है? डिमांड उसका बढ़ जाता है तो प्राइस भी उसका डायरेक्टली उस वस्तु का इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं. और ओके और ये पे यानी कि अकाउंटिंग कब यूज़ होती है? जहाँ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कौन से पर्पस पे यूज़ होती है? जब आपके प्राइस में चेंजेस हो यानी कि लेवल पे तब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यूज़ होती है. ओके तो यहाँ पे ये बोला इन्फ्लेशन यानी कि चेंज आउट क्या होता है? आपका मनी जब आप सर्कुलेट कर सकते हो. ओके तो अगर अभी अकाउंटिंग का मतलब क्या रहता है? अकाउंटिंग इज़ नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या है? ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्यों ज़्यादातर दे रही हूँ बिकॉज इट कैन बी नीडेड यहाँ पे थ्योरेटिकल रीड करने से अच्छा. कभी इन्फ्लेशन में यहाँ भी इस स्लाइड में यही मेंशन किया गया है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या रहता है? जब कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी का रेट इंक्रीज हो गया हो मनी ज़्यादा तो आपको सर्कुलेट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी को सर्कुलेट करने के लिए आप बहुत सारे दूसरी कमोडिटी को परचेसिंग पावर कैपेसिटी को इंक्रीमेंट करते हो तो इट कैन बी कम डाउन ऑफ इंक्रीज होता है उस वैल्यू का. तो वो क्या होती है? इट कैन बी इन्फ्लेशन. ओके जब आपको पता चलता है कि कोई कमोडिटी को आपको मार्केट में प्रोडक्ट को सर्कुलेट करना है ओके तो आप सर्कुलेट करते हो तो पर उसका यानी कि कमोडिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब ओके और उसका फिर आपको पता है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. अगर वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में मतलब अकॉर्डिंग टू सोर्सेस तो आपको पता है जब वो मार्केट में वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो आपको पता है उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा और उसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है अब तो मैं इसके अमाउंट क्यों ना इंक्रीज़ करूँ. तो लोग उसका जब अगर अमाउंट भी इंक्रीज़ होगा तो पब्लिक उस प्रोडक्ट को खरीदेगी. तो ये इन्फ्लेशन क्रिएट करता है जहाँ आपके प्राइस में चेंजेस हो तो बड़े आपके प्राइस इंक्रीज़ हो तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है. ओके अकाउंटिंग का मतलब क्या रहता है? अकाउंटिंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग हर एक हम अकाउंटिंग को कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना पड़ता है और हमें अपनी आर्थिक सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है कि हमारी
कैसी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से चल रही है, अच्छी है कि ख़राब है, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं टू नो आवर फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, और वो फाइनेंशियल पोजीशन हम किसके टुवर्ड्स करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो अकाउंटिंग, यहाँ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कब यूज़ होती है, जब आपको पता चलता है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, प्राइस हाई हो रहे हैं, तो आप इन सिचुएशन में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ कर सकते हो इन एज कंपैरेटिव टू हिस्टोरिकल। ओके, मैं एग्जांपल ही आप लोगों को देती हूँ, आप क्लियरली उसके ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल। ओके, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का आप कब यूज़ करते हो, आप पता है कि अकाउंटिंग जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग या यूज़ करते हैं वो हमारे हिस्टोरिकल बेस्ड अकाउंटिंग रहती है। ओके, तो वो हिस्टोरिकल डाटा पे एनालाइज होती है। जैसे कि कभी आपको पता है कि आपके टोटल एसेट मतलब जो भी हैं वो 12 लाख के तक है, यानी कि करंट एसेट मेरे फिक्स एसेट 15 लाख तक है, आपके फिक्स एसेट है फॉर एग्जाम्पल, और आप चाहते हो कि वो एसेट्स को आप सेल करके एक अर्न करो, आप पैसा मतलब उस पर अर्न करो। अगर आप सोचते हो कि मैं इन एसेट्स को सेल करके मुझे अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है, तो मैं अपने नए नए एसेट को परचेज कर लूँगा, मैं इन एसेट को बेच लूँ। तो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिखाते हो, तो जब आपने ये एसेट को, यानी कि 5 साल पहले तुम लोगों ने सोचा कि ये 5 साल तक ये एसेट चल गए हैं तो अब मुझे न्यू मशीनरी लेनी है, तब ये 5 साल पहले की जो वैल्यू है, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो तो ये आप तब ये आप वही एग्जैक्ट वैल्यू लोगे जब आपने ये जिस अमाउंट में आपने परचेज़ किया है, तो उसी अमाउंट में आप ये ऐसा को सेल करोगे। बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आप यूज़ करोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक पर्पस बेस्ड अकाउंटिंग रहती है कि आपको ने सोचा कि आज अगर ये मार्केट, अगर आज मैं इसको सेल भी करूँगा, ओके, तो अगर मैं आज के रेट से करूँगा तो मुझे ज़्यादा, ये मेरा जो 50 लाख तक में है, ये मेरे जब मैंने खरीदे थे तो मैं 15 लाख तक में थे 5 साल पहले, 5-6 साल पहले। बट आज के अमाउंट की वैल्यू इसकी कितनी है, टोटल रिगार्डिंग इसकी वैल्यू आज के अमाउंट में 25 से 50 लाख तक की है। पर अब मैं इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर मैं टूवर्ड्स दिखाऊंगा तो मुझे इसमें इतने 15 लाख तक में ही मिलेगी, पर मुझे इसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा, और क्योंकि मेरी मशीनरी चल गई। पर अगर आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के टूवर्ड्स दिखाते हो तो इससे आपको फ़ायदा भी मिल रहा है, और आपको यानी कि प्रेशर भी नहीं रहेगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं इसका, क्योंकि मैंने इसका यूजेबल करा। तो इससे अगर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एट दैट सिचुएशन में आप दिखाते हो तो इससे आपको इतने यानी कि आपको उस पर 15 लाख पे डायरेक्टली क्या फ़ायदा होगा, कितने लाख तक का फ़ायदा होगा। अगर आप 50 लाख में उसको सेल आउट करते हो तो आपको पता चलेगा कि मुझे 35 लाख तक का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैंने 5 साल तक इसे यूज़ करा है। तो मुझे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग उन स्पेसिफिक पर्पस पे यूज़ होती है। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टूवर्ड्स जाओगे तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही जाएगा, इससे आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए अगर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग दिखाते हो तो आप क्या करते हो, वो डाटा में थोड़ा सा मतलब उसकी वैल्यू चेंज कर देते हो, मिसलीड कर। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में आप उसको क्या मतलब उस डाटा की वैल्यू को बढ़ा रहे हो और मिसलीड कर रहे हो डाटा की वैल्यू को, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको ना दिखा के अपनी इंटरप्रिटेशन में इन्फ्लेशन वैल्यू मतलब मैंने प्राइस बढ़ा दिया क्योंकि इसका वैल्यू आज के टाइम पे ज़्यादा है तो मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो उन स्पेसिफिक पर्पस पे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यूजेबल होती है। तो ये क्या क्रिएट करता है, इकोनॉमिकली तुम लोगों ने उस स्टेटमेंट में मिसलीड कर लिया, तो ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्रिएट होता है। और यहाँ इन स्पेसिफिक पर्पस पे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यूज़ होता है। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, फर्स्टली आई हैव टेल यू देयर विल बी द fourth objective of inflation accounting. First, the user or decision maker get an information which shows the performance. Okay, तो ओके यहाँ पर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या शो करता है, मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जो यानी कि यूज़र है जो उस पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा है और जो डिसीजन ले रहा है, तो उन दोनों को क्या पता चलता है कि हाँ अगर हम आज के रिक्वायरमेंट में इसे इस इंफॉर्मेशन के मतलब इसकी वैल्यू अगर हम आज ये दिखाते हैं इस मशीनरी की प्रॉपरली तो हमें इतना फ़ायदा होगा। तो ये क्या शो करेगा आपकी परफॉर्मेंस कि हाँ अब तक इसने हमें इतना फ़ायदा दिया है। पर अगर हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के टू अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, अगर मैं उसकी वैल्यू को बढ़ा के भी दिखा रहा हूँ इन्फ्लेशन, तो उसकी वैल्यू मिनिमम आपको अगर 15 लाख
तक में, वो 5-6 साल पहले आपने परचेज किया था, तो अभी आपको अगर गवर्नमेंट बैंक में अगर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की टुवर्ड्स आप उसकी वैल्यू दिखाते हो, तो बैंक भी आपको 40 लाख तक का लोन उस आपके उन पे आप सेल आउट बैंक के टुवर्ड्स लोगे तो आपको बैंक दे सकती है विद द यूज़ ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो ये भी आपकी परफॉर्मेंस शो करता है। Secondly, to facilitate the comparison of the performance of two different periods, it is necessary that figures are adjusted for inflation. ओके अभी मैंने आपको फॉर एग्जांपल अभी दिया, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो दो फर्म्स को और दो लोगों की परफॉर्मेंस को और दो पीरियड की परफॉर्मेंस को, तो इससे आप देखोगे क्या कि हाँ, प्राइस पहले अगर आज के फ्लो में मैंने देखा कि देखो 15 साल पहले इसकी वैल्यू इतनी थी 15 लाख, मतलब 10 साल 6 साल पहले आप वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू थी 15 लाख। बट आज अगर इसकी वैल्यू इन्हीं इन्हीं सामानों की वैल्यू अगर मैं आज देखूँ तो आज इसकी वैल्यू, अगर आपने कोई लैंड परचेज किया था, मतलब आज से 10 साल पहले तुमने कोई जगह खरीदी थी अराउंड 15-10 लाख तक की, पर आज उसकी अगर वैल्यू देखोगे, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो चुका है और वो इंक्रीज़ भी होगी उसकी वैल्यू, तो अगर आज तुम उसे बेचोगे तो वो अराउंड उसकी वैल्यू 4 से 5 गुना बढ़ गई है, तो मतलब अराउंड 50 लाख है। ओके, तो ये आपकी क्या क्रिएट करता है, उसका आज की वैल्यू में मतलब उसकी 50 लाख वैल्यू है, उस जगह की 50 लाख वैल्यू है। तो तुम आज की रेंज में इन्फ्लेशन का यूज़ कर रहे हो, आज की रेंज में यूँ बेचोगे, या तुमने जब 10 साल पहले मैंने ये 10 लाख में ख़रीदा है तो मैं 10 साल में 10 लाख में ही इसे बेचूंगा आज की रेंज में। तो इट कैन, तो ये आपको ये उस जगह का फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, इट कैन क्रिएट अ लॉसेस टूवर्ड दैट सिचुएशन। तो अगर आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को उन सिचुएशन में पीरियड्स में एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने 10 लाख 10 यानी कि 10 साल पहले ये 10 लाख में ख़रीदी थी, तो आज की रेंज में अगर मैं इसे बेचता हूँ 10 साल बाद तो मुझे 50-40 लाख तक का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ आप क्या यूटिलाइज कर रहे हो, आप एडजस्ट क्या कर रहे हो, इन्फ्लेशन रेट। ओके, तो ये क्या क्रिएट करेगा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के टूवर्ड्स आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। ओके, तो ये उद्देश्य रहता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। थर्ड क्या है, मॉनिटरी आइटम्स। द मॉनिटरी आइटम मतलब क्या, कौन से मॉनिटरी आइटम्स, इनकम एक्सपेंसेस डू नॉट शो द करेक्ट परचेसिंग पावर ऑफ मनी, देयर फॉर देयर वैल्यू शुड बी एडजस्टेड फॉर परचेज फॉर इन्फ्लेशन। ओके, मॉनिटरी आइटम्स जिनसे आप इनकम अर्न कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे। ओके, तो वो इनकम है आपकी कितनी है और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, तो ये आपको करेक्टली शो नहीं कर पाते बहुत टाइम के कि आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, परचेसिंग पावर ऑफ अ मनी, मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो किसी भी एट द टाइम ऑफ मनी परचेसिंग, तो आपको करेक्टली वैल्यू शोन अप नहीं करेगा, तो और वो आपको करेक्ट डाटा भी शो नहीं करेगा क्योंकि आप नहीं, तो उन एट दैट सिचुएशन में आप इन्फ्लेशन को मतलब आप देख रहे हो कि हमारी इनकम भी इतनी हो रही है, एक्सपेंसेस भी उतने हो रहे हैं, तो ये हमें फ़ायदा भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अगर मैं किसी से लोन ले रहा हूँ या मैं किसी चीज़ को परचेज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का यूज़ करता हूँ, उसका प्राइस ही बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा तो फ़ायदा हो। ओके, एट दैट मॉनिटरी सिचुएशंस में, तो ये मॉनिटरी आइटम्स में यानी कि एट दैट सिचुएशन जब हमें पता नहीं रहता कि हम क्या करें, तो हम इन्फ्लेशन एट दैट स्पेसिफिक पर्पस पे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का यूज़ करोगे तो आपको ये फ़ायदा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग देगी। ओके, नेक्स्ट लास्टली ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द करंट वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब क्या करता है, करंट वैल्यू, मैंने एग्जांपल ही आपको दिया था कि आप इससे क्या एनालाइज, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का आप सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हो, वैल्यू, आपकी जो एसेट की वैल्यू है उस वैल्यू को आप यूटिलाइज करके इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का यूज़ करते हो, एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग विल बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मतलब उन स्पेसिफिक पर्पस पे यूज़ होती है, इसीलिए इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग कैन बी मोर फ्लेक्सिबल एज कंपैरेटिव टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बहुत सारी अकाउंटिंग है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑफ अकाउंटिंग है, और यानी कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है। पर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कब यूज़ होता है, जब आपको प्राइस में चेंज करना हो, मतलब प्राइस में चेंजेस करना हो, सम काइंड ऑफ चेंजेस। और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, एका मतलब स्पेशल अकाउंटिंग भी बोला जाता है, स्पेसिफिक पर्पस अकाउंटिंग भी बोला जाता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को। ओके,
इन द फॉर्म ऑफ, और ये मीन्स की मेथड्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी मेथड है जिनके फॉर्म्स में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कैलकुलेट होती है। फर्स्टली करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब आपको जब यानी कि यूटिलाइज करना है कि करंट कॉस्ट उसका मतलब आप ये यूटिलाइज करना है कि करंट वैल्यू आपके प्रोडक्ट की कितनी है, मतलब आपकी करंट उसका कॉस्ट कितना है, पर्टिकुलरली जो आपका आइटम है कमोडिटी है उसकी वैल्यू कितनी है आज का में, तब आप लोग इन इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब उसका कॉस्ट यूटिलाइज करना है, तब आप ये फर्स्ट मेथड यूज़ करोगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। ये सारी मेथड यूजेबल हैं। सेकंड है करंट परचेसिंग पावर मेथड, तो मतलब जब आप परचेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट को, मतलब उस तो अब आप देखते हो कि उसका करंट प्राइस कितना है और उसका पास प्राइस कितना है, तो ये यूटिलाइजेशन के लिए आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को देखते हैं हम लोग। थर्ड उनका क्या है, प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर, तो प्रोडक्टिविटी आप मतलब जो भी हम लोग सेल कर रहे हैं, जैसे कि जब आप मार्केट में कोई भी एम्प्लॉय सेल करता है कोई भी प्रोडक्ट को, तो वो किस तरीके से चेक करता है, मतलब मार्केट में उसे देखना है कि हाँ सेल हमारा इतना हुआ है, रेवेन्यू मतलब मेरे प्रोडक्ट का सेल इतना हुआ है, बट मेरे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो उसको सेल उस कमोडिटी को कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी आप कैसे चेक करते हो, विद द यूज़ ऑफ फार्मूला। तो प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या है, सेल्स रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, क्या आपके कितने एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ाई है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाई है, तो इसके लिए आप प्रोडक्टिविटी इसके थ्रू आप यू कैन check on that. Okay, so it can be created with the help of use of productivity. You can check the sales revenue or divide by number of employees. So these are the methods which we can applicable for inflation accounting, cost current cost accounting, current purchasing power method एंड प्रोडक्टिविटी आप मेजर कैसे कर सकते हो, सेल्स रेवेन्यू, और आपके पास कि आपका मार्केट में कितना सेल हुआ है और किन किन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ने कितना सेल किया है, ये आप इससे चेक कर सकते हो। तो ये क्या है आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्फ्लेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में अप्लाइबल रहती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, टेक्निक्स। ओके, टेक्निक्स में आप क्या देखते हो कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की कितनी टेक्निक्स हैं। ओके, फर्स्ट टेक्निक्स विल बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विथ फिक्स एसेट ओनली। ओके, तो फर्स्ट इसकी टेक्निक क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, मतलब जब आप अपने एसेट को रिप्लेस कर रहे हो, फिक्स एसेट को रिप्लेस कर रहे हो, तब ये आपको मैं ये टेक्निक यूजेबल रहती है। फर्स्टली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जब आप करते हो तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट फर्स्ट टेक्निक रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड आप कैसे कब यूज़ करते हो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की टेक्निक को, जब आप अपना फिक्स एसेट है, जैसे लैंड है, आपका बिल्डिंग है, मशीनरी है, जब आप उसको सेल करते हो तब आप ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड यूज़ करते हो। ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड और टेक्निक आप यूज़ करते हो एट दैट। ओके, और सेकंड है टेक्निक राइटिंग अप ऑफ फिक्स एसेट। राइटिंग अप ऑफ फिक्स एसेट में मतलब जब आपने मार्केट में स्टेबलाइजेशन किया आपने फिक्स एसेट का, तब आपको पता चला कि इसका जब हमने लास्ट ही इसको परचेज़ किया था तब इसका इतना वैल्यू था, बट आज की वैल्यू के टाइमिंग पे मैं अगर इसको सेल आउट करता हूँ फिक्स एसेट को तो मुझे इतना मिलेगा, तो मैं क्यों ना हिस्टोरिकल पास्ट कॉस्ट पे क्यों दिखाऊँ, आज के फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं आज की वैल्यू इसको दिखाकर इतना प्रॉफिट नहीं कमाऊँ। तो ये यानी कि इस फिक्स एसेट को तब यूटिलाइजेशन ऑफ करंट सिचुएशन तब आप लोग इसको यूजेबल करते हो। तो रिप्लेसमेंट यही आपको फिर से रिपीट हुआ है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड ये भी तब भी फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को ही डील करता है ओनली। ओके, एंड फोर्थ इसकी मेथड है प्रेजेंट करंट वैल्यू अकाउंटिंग। प्रेजेंट करंट वैल्यू अकाउंटिंग क्या शो करता है, मतलब आज के टाइमिंग पे आपकी करंट वैल्यू ऑफ मतलब आपकी करंट वैल्यू ऑफ मतलब कि प्रोडक्ट की क्या है, तब आप प्रेजेंट करंट वैल्यू यूज़ करते हो। क्या हाँ आपने ये प्रोडक्ट सपोज आपने कोई भी काइंड ऑफ अपनी कंपनी को यूज़ स्टेबल करने के लिए आपने ये तब आपने यूज़ ये परचेज़ किया था काइंड ऑफ
फर्नीचर, ओके, फर्नीचर तुमने परचेज़ किया था इस टाइमिंग पे, तुमने सोचा कि थोड़ा फर्नीचर अब मुझे रिप्लेस करने देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, तब मैंने ये फर्नीचर को, तो आप ये तुम ये चेक करोगे कि इस फर्नीचर की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तब आप यहाँ पर ये यूटिलाइज कर पाओगे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग मेथड और टेक्निक, तब आप उस सिचुएशन में यूजेबल करोगे। फिफ्थ है कंटिन्यूसली कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग। कंटिन्यूसली कंटेम्प्रेरी अकाउंटिंग एट द सिचुएशन कब यूटिलाइज करते हो, जब आप यूटिलाइज कर रहे हो कि कंटेम्प्रेरी मतलब एट द टाइम ऑफ कंटिन्यूसली आपका एसेट्स का फ्लो कैसा हो रहा है, आपके प्राइस का फ्लो कैसा चल रहा है, अकाउंटिंग किस तरीके से चल रही है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो एट दैट सिचुएशन यू कैन यूज़ कंटिन्यूसली उसका आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसका स्टेबलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, तो आप अकाउंटिंग उसकी जब इन्फ्लेशन के टूवर्ड्स करते हो तो आप उसमें प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हो कि हाँ आपका मार्केट में स्टेबलाइजेशन किस तरीके से स्टेबल है कि नहीं है। ओके, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि करंट उस वैल्यू का कॉस्ट कितना है। ओके, जो भी अकाउंटिंग आप यूज़ करते हो, जो भी आप पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसकी करंट वैल्यू कितनी है, करंट कॉस्ट उसका कितना है, इसीलिए आप करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक और मेथड इस सिचुएशन में यूजेबल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ है करंट परचेसिंग पावर अकाउंटिंग। ओके, करंट परचेसिंग पावर अकाउंटिंग क्या है, अगर आप कोई आइटम को परचेज कर रहे हो, ओके, तो आप ये देख के परचेज करते हो कि इसके आइटम की करंट वैल्यू कितनी है, ना कि वो अगर आपको आइटम ज़्यादा भी दिखा रहा है, मतलब उसकी प्राइस वो आइटम पर्टिकुलर आइटम का पर्टिकुलर अदर पर्सन बढ़ा रहा है अगर उसकी वैल्यू, तो आप ये चेक करते हो कि मैं मार्केट में सर्च करूँ कि इसकी करंट वैल्यू कितनी है। तो करंट वैल्यू, और अगर आप परचेज़ कोई प्रोडक्ट को कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को देके अगर उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हो, तो आप क्या करना चाहोगे कि मैं अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा कम नहीं करूँगा पर ज़्यादा बढ़ाऊँ नहीं, तो क्योंकि फिर मुझे वो उसमें देगा नहीं, क्योंकि इसकी करंट सिचुएशन के वाइज में मुझे बेचना पड़ेगा। तो एट दैट सिचुएशन आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की करंट परचेसिंग पावर अकाउंटिंग। एंड लास्ट टेक्निक क्या है आपकी, लास्ट टेक्निक विल बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम करंट परचेसिंग पावर अकाउंटिंग। कॉस्ट कम कर परचेसिंग पावर मतलब जब आप कोई भी रिप्लेस करते हो, चाहे आप फिक्स एसेट को रिप्लेस कर रहे हो या करंट एसेट तो नहीं रिप्लेस कर सकते, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मोस्टली इन फिक्स एसेट को ही रिक्वायरमेंट देती है। तो अगर आप उसका आपको फिक्स एसेट को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो आप ये देखते हो कि उसकी करंट वैल्यू कितनी है। ओके, तो आपके उसकी ये देखते हो कि करंट वैल्यू कितनी है, और इतनी ही वैल्यू में मैंने इतनी वैल्यू में सेल किया, तो मुझे इसमें वो इतनी ही वैल्यू में परचेज करना पड़ेगा एट द दैट काइंड ऑफ अमाउंट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड आपको तब एप्लीकेबल होती है। सो दिस आर द टेक्निक विच वी कैन एप्लीकेबल। ओके, तो ये 8 टेक्निक है जो अप्लाइबल रहती हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के टूवर्ड्स। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसके का क्या रहते हैं, फर्स्ट एडवांटेजेस मेंटेनेंस ऑफ कैपेबल इंटेक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस। ओके, कैपिटल मतलब सबसे ज़्यादा इसका एक फ़ायदा रहता है, कैपिटल को स्टेबल करता है और हमारी लायबिलिटी को क्या करता है, लिमिटेड करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादातर इंजॉय कर सकें अपनी एसेट्स को। ओके, तो इन सारी ये एक एडवांटेजेस क्रिएट करता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। सेकंड एडवांटेजेस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर मुझे अपना वैल्यू देखना है कि मेरा कॉस्ट है इसका पर्टिकुलर रेवेन्यू का इतना वैल्यू है, तो मैं आज की सिचुएशन में तो ये मुझे देखना है कि इसको अगर मैं इतनी आज की सिचुएशन में सेल करूँगा आइटम कॉस्ट के आज की वैल्यू के टाइम पे, तो मुझे इसका फ़ायदा होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मेंटेन कर दे, ये एक एडवांटेज क्रिएट करता है कि आप अगर आज की वैल्यू पे अगर आप उसको बेचोगे तो आपको प्रॉफिट इनकम होगा। अगर तुम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर तुमने जितना पास्टली उसको परचेज़ किया जाए, जैसे कि तुमने अगर मतलब यानी कि पास्ट में उसको यानी कि 10 में परचेज़ किया है, तो तुम अगर आज की सिचुएशन में उसको 20 में सेल आउट करोगे तो आई थिंक ये आपको प्रॉफिट मेक करेगा। और अगर तुम पास्ट की हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उसको 10 के ऊपर ही बेस पे करोगे
तो इट कैन बी कर्ड लॉस। ओके, तो यहाँ आपको ये यूटिलाइज करने के लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बहुत अच्छा है। किससे आपको पता चलता है कि यहाँ कॉस्ट को कि कितने अमाउंट में मैं उसको सेल करूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो या नुकसान होगा जितने अमाउंट में मैं सेल आउट करूँगा। और थर्ड क्या है एडवांटेजेस, द एसेट आर शोन एट रियल वैल्यूज़ यूनिफॉर्मली इंस्टेड एट डिसऑर्टेड वैल्यूज़। मतलब जो एसेट को आपको ये यूटिलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कि करंट आपके एसेट की वैल्यू कितनी है। ओके, आज के टाइमिंग पे आप अगर एसेट को रिप्लेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो या उस पर लोन ले रहे हो तो उसकी करंट वैल्यू कितनी है, और फिर करंट वैल्यू के हिसाब से उसको आप एस्टिमेटेड वैल्यू करके उसको आप करंट वैल्यू के बेसिस पे अगर मैं लोन ले रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ या परचेज कोई भी कर रही यानी कि आप सेल आउट कर रहे हो, तो मतलब आज के अगर करंट वैल्यू के ऊपर मैं अगर इसको सेल आउट कर रहा हूँ अपने एसेट को तो ये मुझे फ़ायदा देगा। अगर मैं पुराने वैल्यूज़ के पे दूंगा तो ये मुझे डिसऑर्टेड कर देंगी, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी स्टेबल नहीं रखेगी, आपको नुकसान ही होगा, उस पर कोई फ़ायदा तो नहीं होगा बट आपको नुकसान ही क्रिएट करेगा। और मतलब फोर्थ क्या है इसका एडवांटेजेस, जो मतलब बहुत ज़्यादा जो कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं जस्ट लाइक ट्रेड यूनियन है, शेयर होल्डर है, एम्प्लॉयज़ है, पब्लिक है, ये यानी कि क्या है पब्लिक का है, ये इनके जो आइटम्स है इनको प्रॉफिट आर नॉट मिसलीड बाय गिविंग एक्सेप्टेड प्रॉफिट फिगर्स, तो ये चेंज नहीं कर सकती प्रॉफिट फिगर्स को जो भी पर्टिकुलरली है ये चेंज आउट, क्योंकि बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशंस है दे कैन नॉट बी चेंज एनी figures, or okay they can only enjoy the preferential right not to change any kind of figures in the profit by a mislead of in sections. Okay, last है इसका, by showing current values of fixed asset it enables the establishment of realistic price of the company shares। अगर आप करंट वैल्यू उसकी यूज करते हो फिक्स एसेट की तो इससे आपको करंट वैल्यू आपकी फिक्स एसेट की इतनी है और आप इसको सेल कर रहे हो तो इससे आपको बिजनेस भी इंक्रीज होगा, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है रियलिस्टिकली और अपनी कंपनी की शेयर भी इंक्रीज होंगे। तो फाइनेंशियल जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है आपको इन सारे पर्पस से एडवांटेजेस क्रिएट करता है, इन सब सिचुएशंस में आपको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एडवांटेजेस क्रिएट करता है। इसके डिसएडवांटेजेस कहाँ क्रिएट होते हैं, फर्स्टली जब आप अपना डिप्रिशिएशन यूज़ करते हो। ओके, तो डिप्रिशिएशन जब आप यूज़ करते हो कॉन्सेप्ट, तो ये जब आप डिप्रिशिएशन अपने मशीनरी का फिक्स एसेट के ऊपर आपको पता है डिप्रिशिएशन चार्जअप होता है, जब आप डिप्रिशिएशन आप प्रोसेस यूज़ करते हो तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है वो लेस हो जाता है। आपको पता है अगर आप कोई भी डिप्रिशिएशन के टूवर्ड्स आप डिप्रिशिएशन काटने के बाद जब अगर आप मार्केट में वो फिक्स एसेट को सेल करते हो तो ऑलरेडी उसकी डिप्रिशिएशन से वैल्यू डाउन हो गई है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की या फिक्स एसेट की वैल्यू वो भी डाउन हो जाएगी। तो इससे आपको ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को। ओके, एंड सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, जब आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यूज़ कर जब आप रिप्लेसमेंट करते हो कॉस्ट को, ओके जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो कॉस्ट मेथड आप यूज़ करते हो तो आप रिप्लेसमेंट मेथड में अगर आप हिस्टोरिकल पे आप जाते हो तो आपको पता है कि इससे आपको डिसएडवांटेजेस ही क्या, क्योंकि तुमने अभी अगर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का यूज़ किया तो तुमने फिगर्स में चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी अपने मन से, ना कि तुमने ये सोचा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है, क्या मुझे पुराने बेस पे, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस क्रिएट करता है जब आप प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रोडक्ट आपका जो था आपने 5 साल पहले ही उसे लिया। ओके, तुमने 5 साल पहले उस मशीनरी को परचेज़ किया और अब तुम उसे पूरा तुमने यूज़ कर लिया, उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन भी कर लिया और फिर भी आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के टूवर्ड्स यूज़ करते हो तो आप उसकी वही वैल्यू जो आपने यूज़ करने के बाद भी उसकी वैल्यू 3 गुना बढ़ा दी, तो ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है क्योंकि वो तो आपकी पर्टिकुलर मशीनरी स्क्रैप ही है। ओके, मतलब यूज़ करी हुई है तो उसकी आप वैल्यू ऐसे बढ़ा नहीं सकते। यस, आप थोड़ी वैल्यू उसकी इंक्रीज आउट कर सकते हो बट यार इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में आप उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ा देते हो। ओके, तो ये क्या एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। और थर्ड है, मैंने अभी आपको बताया जब आप डिप्रिशिएशन करते हो
तो डिप्रिशिएशन के टूवर्ड्स और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के टूवर्ड्स आप लोगों को ये डिसएडवांटेज, क्योंकि उस प्रोडक्ट की फिक्स एसेट की वैल्यू ऑलरेडी डिक्रीज हो जाती है, तो ये आपको डिक्रीज होने के बाद आपको, आप फिर भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो, आपको पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है विद द यूज़ ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट और डिप्रिशिएशन, जब हमने उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट पे चार्ज किया, फिर भी आप उसको यानी कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ करके उसकी वैल्यू बढ़ाते हो, तो ये अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के टूवर्ड्स नहीं आता, या आपने अपने मन से वैल्यू बढ़ा दी, तो आपको कोई भी पर्पस नहीं है कि इसके टूवर्ड्स आप बेच सको इसके अलावा इसकी वैल्यू बढ़ा के, तो ये एक डिसएडवांटेज आपको उस सिचुएशन में क्रिएट आउट होगा। ओके, लास्टली ये एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, जब अगर शेयर होल्डर ने वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसकी शेयर होल्डर ने सोचा कि मैं इसकी फिक्स एसेट की या कोई भी मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाऊं और मैं इंक्रीज़ कर दूं, ओके, तो ये अगर फाइनेंस शेयर होल्डर ये चीज़ करता है तो उसको धोखाधड़ी का केस भी लागू होगा और उसका पूरा यानी कि बिजनेस भी ठप हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। तो ये कैलकुलेशन करने का शेयर होल्डर को कोई हक नहीं है कि अपने टूवर्ड्स उसकी कैलकुलेशन करें, वैल्यू को उसकी बढ़ाए और विल नॉट एबल टू कैट फाइनेंशियल, उसकी जो पोजीशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कोई भी हक नहीं है शेयर होल्डर को टू इंक्रीज दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स। सो एट दैट टाइम दे कैन बी क्रिएट अ डिसएडवांटेजेस। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यू हैव अंडरस्टैंड विथ वेरी क्लियरली। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्रिएटिव अकाउंटिंग है। क्रिएटिव अकाउंटिंग वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन नेक्स्ट सेशन। होपफुली आप लोग ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इस सेशन में हम लोगों ने ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को डिटेल में देखा, जस्ट लाइक उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टेक्निक्स और मेथड जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में यूजेबल होंगी। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल मैनर. So all of you student, thank you for hearing me in these sessions, and you have to follow for attendance, you have to follow the same procedure. In comment box mention your details, your roll numbers, and okay, and like subscribe my channel, and please बेल आइकॉन बटन जो वहाँ पर होगा उसको क्लिक करो ताकि आपको जो भी मेरा लेक्चर पब्लिश हो वो डायरेक्टली आपको आपके नोटिफिकेशंस में आ जाएगा. सो क्लिक ऑन बेल आइकॉन button, all of you student from AMCOM. Okay, so thank you for hearing me.